सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज भी मैं आप सबसे एक बहुत ही जनरल लेकिन आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और इस टॉपिक का संबंध सीधे सीधे अभी जो प्री के एग्जाम हुए हैं उनसे है और आपसे है। आपसे इस मायने में है कि इस एग्जाम का सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर है, आपकी चेतना पर है, आपके निर्णयों पर है, आपके जीवन पर है, आपके भविष्य पर है। तो मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि फिलहाल आपको अभी करना क्या चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। देखिए, अर्जुन युद्ध करने गया था और उस समय उसकी जो मानसिक स्थिति थी, वहां के चक्रव्यूह को देख करके, वहां की सेनाओं को देख करके वो थोड़ी सी डामाडोल हो गई और उसने निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं कि पहले मेरी बात सुनो और इसके बाद तुमको जो निर्णय लेना हो वो निर्णय लेना। तुम अभी निर्णय मत लो, इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो अभी स्थिर नहीं है, तुम अभी भ्रमित हो। तो भ्रम की स्थिति में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब स्थिर हो जाओगे तब निर्णय ले लेना। और दोस्तों, गीता के बिल्कुल आखिरी अध्याय के अंत तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है कि मैं अपनी स्मृति को प्राप्त कर चुका हूं, मेरे जो भ्रम थे वे दूर हो चुके हैं, मैं अंदर से स्थिर हो चुका हूं और हे कृष्ण, अब मैं ये फैसला करता हूं कि मैं युद्ध करूंगा। कहाँ तो वह पहले ये कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शुरुआत में ये कहता है और अंत तक पहुंचते पहुंचते वो कहने लगता है कि मैं युद्ध करूंगा। सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली। नहीं, कृष्ण ने कहा था कि मैंने अपनी बात तुमको बता दी, अब यथा इच्छसि तथा कुरु, कि जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वह करो। तो कृष्ण ने बताया क्या था? केवल समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों, उसी तरह की एक छोटी सी कोशिश मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए, पेपर आए थे, अनयूजुअल पेपर थे, नो डाउट असामान्य किस्म के पेपर थे, अतार्किक पेपर थे। और यदि सच में आपको लगता है कि पेपर अनयूजुअल थे, तो इसका मतलब है कि इस साल की ये जो परीक्षा हुई है आपकी, इसे आपको अपनी आज की तैयारी का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी बात का। आप तो अपने इसी पेपर को एक तरह से पैमाना बनाकर, इसी को कसौटी मान करके ये सोच रहे होंगे कि मेरी तैयारी थी या नहीं थी तो किस तरीके थी, मुझे किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए थी, मेरे से तो अब तैयारी नहीं हो पाएगी और हो सकता है इसी तरह का पेपर आगे भी आता रहे, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर परीक्षा में बैठने से फायदा क्या है? मैं छोड़ छाड़ करके कुछ और करता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपका वही निर्णय हो जो आप अभी ले रहे हैं, लेकिन उसकी घोषणा करने का वक्त अभी नहीं है, उस पर मुहर लगा देने का वक्त अभी नहीं है। इस दौर को थोड़ा सा गुजर जाने दीजिए, स्थिर हो जाने दीजिए अपने दिमाग को। और खासकर पूरे देश के युवाओं में जो उत्तेजना फैली हुई है, और यह उत्तेजना जायज है, इसको थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिए। क्योंकि जब उत्तेजना शांत हो जाएगी, तब जब आप दोस्तों से बातचीत करेंगे, तब उस बातचीत का कोई अर्थ भी निकलेगा। जैसे आप पानी को हिला दीजिए और उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको अपना चेहरा टूटा फूटा दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो अभी हमारे अंदर का जो जल है वो इसी तरह से बिल्कुल उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, वो स्थिर नहीं है। स्थिर हो जाने दीजिए, तब आपको बताने वाले भी सही तरीके से बता पाएंगे। अपने दोस्तों से जब बातचीत करेंगे, वे आपसे सही रूप में बातचीत कर पाएंगे, वे क्या निर्णय ले रहे हैं आप ये जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जान पाएंगे कि वे यह निर्णय ले क्यों रहे हैं। मैं आपको एक बात तो
बताना चाहूंगा। पूरे देश में आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है। यूपीएससी इस एग्जाम के बारे में क्या निर्णय लेती है नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपका ये जो आक्रोश है, आपका ये जो विरोध है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके कुछ न कुछ परिणाम सामने आएंगे, और वो परिणाम हो सकता है कि वर्तमान के लिए न हो, लेकिन वो भविष्य के लिए जरूर होंगे। इसका मतलब है कि जिस तरह के क्वेश्चंस इस साल पूछे गए हैं, बिल्कुल बेतुके प्रश्न, बेहुदे किस्म के प्रश्न, वे स्थायी नहीं हैं। पता नहीं किस मानसिक अराजकता के तहत इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इसका कोई सिर पैर नहीं है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। तो जो चीजें तार्किक आधार पर टिकी नहीं रहती दोस्तों, उनकी जो उम्र होती है वो बहुत छोटी होती है। तो ये जो आपका अनयूजुअल पेपर आया है, इसकी उम्र बहुत छोटी है, और मान करके चलिए कि इसकी उम्र केवल इसी साल की है। बस जिसकी उम्र केवल 1 साल हो, उस उम्र को आप अपनी अगली तैयारी के उम्र तक फैला दें, उस दौर तक फैला दें, तो ये बात तो सही नहीं मालूम पड़ती। इसलिए इसको बिल्कुल अपना पैमाना न माने, इसको लेकर के बहुत हताश निराश न हो। ये मान करके चलें कि यह एक हादसा था, और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि आप उस हादसे के शिकार हो गए, जैसा कि जीवन में अक्सर हो जाता है। अकाल पड़ते हैं, लेकिन आप ये बताइए, क्या किसान इस बात का फैसला कर लेता है 1 साल के अकाल पड़ने के बाद कि नहीं, मैं तो अब कभी भी खेती नहीं करूंगा क्योंकि अकाल पड़ गया? नहीं, वो जानता है कि हर साल अकाल नहीं पड़ता। इस साल अकाल नहीं पड़ा है, अगले साल वर्षा होगी, मेरी खेती लहलहाएगी, और उसी उम्मीद से फिर वो अगले साल खेती करता है। तो दोस्तों, अभी आप इसके बारे में कोई फैसला न करें, बेहतर होगा इसके बारे में अभी कुछ सोचें ही ना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जरूरी थोड़ी कि आप सोचें, कुछ दिन तो बिना सोचे भी निकाले जा सकते हैं, और डिप्रेशन में भी ना आए, अवसाद से न घिरे। ये दौर गुजर जाएगा, और गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि ये चीजें रहती नहीं है, टिकती नहीं है, ये भी नहीं टिकेगी। दोस्तों, एग्जाम हो चुके हैं, मान करके चलिए, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम तो कैंसिल नहीं होंगे, इसका रिजल्ट भी आएंगे। रिजल्ट आएंगे तो कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, फिर वे मेंस में बैठेंगे, फिर उनका इंटरव्यू कॉल आएगा, और फाइनल लिस्ट भी जारी होगी। यानी कि कुछ लोग तो सेलेक्ट होंगे ही, और उनकी संख्या वही होगी जो यूपीएससी ने निर्धारित कर रखी है। अब वो कौन होंगे वो एक अलग बात है। आप भी सोच रहे थे कि इसमें मेरा भी नंबर लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लग पाया। कोई बात नहीं, आगे लगेगा, और हो सकता है कि अभी जो सेलेक्ट होंगे इनका पहले नंबर न लग पाया हो, वो भी इसी तरह से कभी हताश निराश हुए हों, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो है ही ऐसा। और जो एग्ज़ाम होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके इस करेक्टर को आप अच्छे तरीके से आत्मसात कर लीजिए। ठीक है, इस बार का पेपर तो बहुत कठिन था। कठिन क्या था? उटपटांग था, ये कह लीजिए। तो उटपटांग था तो सबके लिए था, कठिन था तो सबके लिए था। कट ऑफ मार्क्स बिल्कुल ड्रास्टिकली नीचे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पहली पारी में एक टीम 100 रन बना करके आउट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो हारेगी ही, नहीं। हो सकता है कि वो अच्छा खेले, और जो दूसरी टीम उसके बाद खेलने को आएगी वो 100 रन बनाने से पहले ही आउट हो जाए, और ये टीम जीत जाए। तो दोस्तों, प्रतियोगिता तो होती ही ऐसी है। इसलिए अगर हम सामान्य सिद्धांत की बात करें, तो उस सिद्धांत के अंतर्गत प्रतियोगिता में कठिन पेपर, सरल पेपर, इजी पेपर, इसका कोई अर्थ रहता भी नहीं है, लेकिन तार्किक तो होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो पेपर आया है उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए, उसका एक सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए। एग्जामिनेशन की अपनी एक परंपरा होती है, उसका एक ट्रेंड बना होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको थोड़े बहुत प्रयोग करने के अधिकार हैं, लेकिन इस तरीके के अधिकार आपको नहीं है कि बिल्कुल बाउंसर ही बाउंसर फेंकें और एस्पिरेंट्स के सिर के ऊपर से आपके प्रश्न के बॉल गुजरते चले जाए, वो किसी को समझ ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए, हिट ही न कर पाए। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये प्रयोग नहीं हुआ, ये डराना हुआ, ये भय पैदा करना हुआ, ये छकाना हुआ। इस बार लगभग यही हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह कि
इस बार का जो पेपर है इसे आप अपनी तैयारी का आधार न बनाएं, न तो उस तैयारी का जो आपने अब तक की थी और न ही आगे की तैयारी का कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इन दोनों का आधार मत बनाइए। इसे हादसे की तरह आप भूल जाइए। कुछ दिन गुजर जाने दीजिए और इसके बाद फिर इत्मीनान से, ठंडे मन से, स्थिर मन से निर्णय लीजिएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और डेफिनेटली जब इस तरह की स्थितियां आएंगी तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं अपने विचार आप सब तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, अभी बर्फ गिर रही है, घर के अंदर रहें, अपने को सुरक्षित रखें। सूरज निकलेगा, सूरज की मौत नहीं होती है, सूरज निकलेगा, प्रकाश फैलेगा और फिर से वही खुशहाली फैल जाएगी, बिखर जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों, तो आज बस इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हमारे इन नौजवान साथियों को अभी कुछ समय के लिए इन्हें विशेष शक्ति की आवश्यकता है, वह इन्हें प्रदान करो। फ्रेंड्स, आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।